Hello everyone. Today we will discuss the theory of catastrophism and uniformitarianism. लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और उसके अलावा हमने थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल जो स्काला नेचरी थी उसको डिस्कस किया था। और वो जो दोनों थ्योरीज थी उनका ये बिलीव था कि जो स्पीशीज़ थी जैसे गॉड ने उनको क्रिएट किया था वो एज इट इज़ ही हैं। देयर इज़ नो एवोल्यूशन, देयर इज़ नो चेंज हैपन्स इन दैम, और उनके अंदर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं हुई। अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये थ्योरी जो है वो क्या कहती है। तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म जो थी इट वाज प्रपोज्ड बाय द जॉर्ज क्यूवियर। जॉर्ज क्यूवियर जिसका लाइफ स्पैन जो है वो 1769 टू 1832 है। उसने हाइपोथेसाइज्ड किया था दैट अ वास्ट सप्लाई ऑफ स्पीशीज वाज क्रिएटेड इन द बैकनिंग सक्सेसिव कैटास्ट्रॉफ प्रोड्यूस रॉक्स ऑफ layers of rocks and destroyed many species. Fossilizing some of them, their remains in the process results in the reduction of the fauna and the flora of the modern world, and the species which is surviving today, they are the result of these catastrophe. Remaining species, these are the remaining species. अच्छा जी, क्वायर ने हाइपोथेसाइज्ड किया था। हाइपोथेसिस एज यू नो दैट इट इज़ इंटेलिजेंट गैस ऑफ अ साइंटिस्ट, इट मे बी रॉन्ग एंड मे बी राइट। अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन जो है उसने इस तरह का जो है अपनी या रिसर्च के थ्रू जो उसने कंक्लूजन निकाली थी अपने हाइपोथेसिस में, उसने यही बोला था कि स्टार्ट में बहुत सारी स्पीशीज़ बनी थी, यानी मिलियन बिलियन स्पीशीज बनी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उस उनके साथ साथ जो है वो कैटास्ट्रॉफ होते रहे, सक्सेसिव कैटास्ट्रॉफ। सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि मुसलसल कैटास्ट्रॉफ तबाही हम कह सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया या फ्लड्स आ गए या बहुत सारी तेज़ बारिशें होने लग गई या कोई वोल्केनिक eruption हो गई या कोई डिसीज़ फैल गई। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, डिसीज़ को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं तो उसमें क्या हुआ कि एक तो उन्होंने स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी बहुत बड़े लेवल पे मास डिस्ट्रक्शन हुआ। अलॉन्ग विद दिस जो अर्थ की शेप है उसके अंदर भी चेंजेस आती रहीं। जो ये जो लेयर्स हमें नज़र आती हैं अभी ज़मीन के ऊपर, तो वो इस बात का प्रूफ हैं कि ज़मीन पे सक्सेसिव चेंजेस आते रहे। उसी के रिज़ल्ट में क्या होता रहा कि ये जो फ्लड्स अर्थक्वेक आते रहे तो उसमें स्पीशीज़ की डिस्ट्रक्शन भी होती रही, उनका उनका जो है वो रिमूवल भी होता रहा। और अभी जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं या फाना एंड फ्लोरा दुनिया के ऊपर मॉडर्न वर्ल्ड में मौजूद है, ये उनमें से बच जाने वाली स्पीशीज़ जो है वो हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि कैटास्ट्रॉफ किस हद तक ठीक है। तो क्यूवियर जो है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह सकेंगे इसका हाइपोथेसिस जो है वो 100% ठीक है। अब हुआ क्या कि जिस टाइम पे मैं डायनासोर का टाइम था तो उसमें मेटेओराइट ज़मीन के ऊपर आके टकराया था और उसके रिज़ल्ट में जितने भी दुनिया के ऊपर डायनासोर्स की स्पीशीज़ थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसी के साथ ये जैसे जो हम जिनको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, वेरानस हो गई या सैलामेंडर हो गई या इस तरह की जो छोटे आर्थ्रोपोड्स वगैरह थे तो वो बच गए, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर कहीं चले गए थे। तो क्योंकि डायनासोर का साइज़ इतना बड़ा था कि वो इन मेटेओराइट्स वगैरह से वो बच नहीं सकते थे, तो दैट्स वाई क्या हुआ कि उनकी हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। और डायनासोर आपको पता है कि ये बहुत बड़ी स्पीशीज़ थी, यानी एलिफेंट से भी बड़े साइज़ होते थे, माउंटेन टाइप का इनका साइज़ होता था, 30 मीटर की हाइट के साथ होते थे या उससे भी ज़्यादा होते थे। तो जब ये मेटेओराइट्स आके टकराया तो इनकी स्पीशी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अभी जो हमारे पास इनके फॉसिल्स इसके साथ क्यूवियर ये भी कहता है ना कि कुछ जो थे वो फॉसिलाइज्ड हो गए हैं। तो अब ज़मीन के अंदर उनकी डेथ हुई, उसके बाद लेयर्स बनती गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो है जैसे फ्लड्स आए, बारिशें आई तो उन्होंने उनको दफना दिया। और अभी जब हम इन लेयर्स को खोदते हैं ज़मीन के अंदर तो वही फॉसिल्स जो हैं वो हमें दोबारा मिलते हैं। तो ये हमारे पास उन कैटास्ट्रॉफ का सबूत हैं कि किसी ज़माने पे ज़मीन के अंदर ये कुछ हुआ था जिसकी वजह से स्पीशीज़ का जो है वो रिमूवल हो गया था। अलॉन्ग विद दिस अगर हम देखें तो जो हमारे पास 13th सेंचुरी थी, 13th सेंचुरी में हमारे पास एक बबूनिक प्लैक की बीमारी जो है वो ज़मीन के ऊपर हमारी वर्ल्ड के ऊपर फैली थी, जिसको हम ब्लैक डेथ का नाम भी देते हैं। यूरोप की 1/3
के करीब जो पॉपुलेशन थी वो उसने ख़त्म कर दी थी। सेम इसी तरह से जो हमारे पास 1918 का आ रहा था, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम था, तो उस पर स्पेनिश फ्लू फैल गया था और उससे भी कोई 50 मिलियन के करीब जो है वो लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये सारा हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो कैटास्ट्रॉफ आते हैं दे रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा जी, लुइस गैसेस having the lifespan of 1807 to 1873 and he also at some point in the theory of catastrophism ये क्या कहते हैं कि there was a new creation after each catastrophe and that modern species result from the recent creation। ये कहता है कि जब कोई भी कैटास्ट्रॉफ होता है तो उसके बाद पिछली स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है, मैस डिस्ट्रक्शन हो गया, सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई। अब जो है दोबारा से कैटास्ट्रॉफ होने के बाद सारा कुछ बस जी, पहले फसाद हुआ, हादसा हुआ जी, ज़मीन ऊपर नीचे हो गई, पहाड़ जो है वो बिखर गए, समंदर जो है वो इधर उधर फैले, या जिस तरह से जितनी भी पॉपुलेशन थी, स्पीशीज़ थी, वो ख़त्म हो गई। अब क्या होगा, कैटास्ट्रॉफ होने के बाद सुकून हो गया। सुकून होने के बाद फिर दोबारा से क्या हुआ कि यही ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो जो सम अप होना शुरू हुए और फिर जो है वो नई स्पीशीज़ जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो गई। तो ये कहता है कि हर कैटास्ट्रॉफ के बाद नई स्पीशीज़ जो है वो बनती हैं और ये कई बार भी ठीक नहीं है, हम इसको ठीक नहीं कह सकते। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि अगर पूरी जो हम कहेंगे स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं, अब दोबारा जो बनी है ये नई स्पीशीज़, ऐसा नहीं होता। कि जो भी कैटास्ट्रॉफ होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पीशीज़ जो रही जाती हैं। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने ये कहा था कि हम ये पढ़ते हैं ना कि उसमें जब ये हुआ था, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया था उस कौम पे, तो उसमें ये हुआ था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर एक जानवर का एक जोड़ा रख लिया था। तो इस तरह से ये था कि वहाँ पर भी एनिमल्स जो है वो सर्वाइव कर गए थे। सेम इसी तरह से अभी देखिए कोविड का टाइम है, या बुबोनिक फ्लू फैला था, या स्पेनिश फ्लू फैला, या इस तरह के कोई अर्थक्वेक वगैरह है, तो उसमें ये नहीं होता कि पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए। इसमें बहुत सारे जो मेंबर है वो रह जाते हैं, लेटर ऑन रिप्रोडक्शन के थ्रू, और पॉपुलेशन जो है वो दोबारा से इंक्रीज़ होके बैलेंस हो जाती है, ठीक है। सो गैसेस जो है उसकी थ्योरी जो है वो कुछ ख़ास टेस्टेबल या एक्सेप्टेबल या रैशनल नहीं थी। अच्छा जी, अब आते हैं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की तरफ। यूनिफॉर्म से आप समझ सकते हैं कि सेम, यूनिफॉर्म हम किसको कहते हैं, सेम को। दिस थ्योरी वाज proposed by the geologist James Hutton having the lifespan of 1726 to 1797 and the Charles Lyell having the lifespan of 1797 to 1875। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे एक्चुअली दे वर जियोलॉजिस्ट। जियो मीन्स अर्थ की स्टडी करने वाले, कि ज़मीन की कंपोजिशन क्या है, या ज़मीन की लेयर्स कैसे बनी है, या अर्थ को, या जो कुछ भी वाट एवर विच इज़ रिलेटेड विद द अर्थ। अलॉन्ग विथ दिस दे आल्सो स्टडी द फॉसल्स एंड लाइफ एज वेल। So, according to them, forces of wind, water, earthquake, and volcanisms are agents for creating the layered pattern. These layers of rocks are evidence of ordinary natural processes occurring repeatedly over a long period of time. This concept is called a uniformitarianism. Uniform means ये कहते हैं कि जो सक्सेसिव इवेंट्स हो रहे हैं, या कैटास्ट्रॉफ है, या ज़लज़ले हैं, फ्लड्स हैं, सैलाब हैं, बारिशें हैं, ये सारी रिपीट होती हैं और अ पीरियड ऑफ टाइम। उसकी वजह से उसकी एग्जांपल में ये कहते हैं, ये जो लेयर्स हमारे पास बनी हुई हैं अर्थ की, तो ये हमारे पास इस बात का सबूत है कि जो है वो लेयरिंग अर्थ की होती रही है इन्हीं कैटास्ट्रॉफ या इन्हीं जो ये जो नेचुरल प्रोसेसेस होते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उससे। अच्छा जी, इनका अब रिलेशन लाइफ के साथ क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो विंड है, या वाटर है, या अर्थक्वेक है, ये सारे ना सिर्फ लेयरिंग करते हैं बल्कि उसके साथ साथ ये लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। तो जो बात कैटास्ट्रॉफिज्म क्यूबियर कह रहा था, तो उसी के साथ ये भी रिलेट कर रहा है कि जो इवेंट्स है वो यूनिफॉर्मली होते रहते हैं और उसमें जो है वो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में रिडक्शन भी होती रहती है, या कुछ इस तरह के फॉसिल्स वगैरह भी बनते रहते हैं। तो ये सारा कुछ वो होता रहता है। अलॉन्ग विद दिस, अर्थ के बारे में ये क्या कहते हैं, दे कंक्लूड दैट अर्थ इज़ इटर्नल, यानी नहीं ख़त्म होने वाली। नो वेस्टीज ऑफ अ बैगनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। नो वेस्टीज ऑफ अ बैगनिंग मीन्स शुरुआत हो चुकी है, नो वेस्टीज नहीं ख़त्म होने वाली। ये क्या कहते हैं कि जो अर्थ है वो एक दफ़ा बन गई,
अब इसने ख़त्म नहीं होना। हाँ, ये हो सकता है कि उसके अंदर चेंजेस आते रहें, ये जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म यानी ये जो सक्सेसिव इवेंट्स हैं विच टेकिंग प्लेस ऑन आर अर्थ आर वर्ल्ड बाय द नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि विंड है, वाटर, अर्थक्वेक है, ये होते रहेंगे, इनमें मॉडिफिकेशंस आती रहेंगी ज़मीन के ऊपर, लेकिन ये ख़त्म कभी भी नहीं होगी। देयर इज़ नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। और ये इसका किस प्रोस्पेक्ट मीन्स इम्कान, इसका कोई भी इम्कान नहीं कि ये ख़त्म हो सकती है। क्लियर हो गया। तो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म बेसिकली अर्थ की अंदर एवोल्यूशन को डिस्कस करती है, और जो कैटास्ट्रॉफिज्म है वो साथ साथ जो है वो इसके लाइफ के साथ भी रिलेट कर रही होती है। सो इनकी कंक्लूजन अगर हम देखें तो हटन और लेल दे बोथ प्रोवाइडेड द टाइम फॉर एवोल्यूशन बट देयर वाज स्टिल नो कन्विंसिंग मैकेनिज्म। यानी इन्होंने जियोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने हमें एवोल्यूशन का टाइम बता दिया कि एवोल्यूशन हो रही है, अर्थ के अंदर एवोल्यूशन हो रही है, लेकिन अभी तक जो कन्विंसिंग किस्म का हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि हमें पता चले कि भाई क्या प्रोसेस हुआ या किस तरह से एवोल्यूशन जो है वो स्पीशीज़ के अंदर हो रही है। जो अभी हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं या हम हैं, आइदर हम एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में हैं या हम एज बने हैं विद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सो नेक्स्ट थ्योरीज जो बनी थी वो बड़ी तबाहकुन किस्म की हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।